अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ये है हमारे कोर्स का सेकंड चैप्टर। कोर्स का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे जो इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड थे। जब आप अकाउंटिंग करते हैं शेयर्स इशूएंस के लिए तो उसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि पार वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, शेयर कितने फेजेस में इशू होता है, इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ीस, एप्लीकेशन वगैरह। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं याद तो काइंडली आप इसको रिवाइज़ करने के लिए इससे पहले वाला लेक्चर आप सुने, तब आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी होगी। आज हम इसको प्रैक्टिकली करना सीखेंगे कि अकाउंटिंग में इसकी एंट्रीज़ कैसे होते हैं, कि अगर एक कंपनी शेयर्स इशू करते हैं या वहाँ से फंड्स आते हैं तो उसकी हम एंट्रीज़ कैसे करेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट स्लाइड इज़ इशू ऑफ शेयर्स, अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। Very important to know. The capital of a company can be gradually collected in easy installment spread over a period of time depending upon its growing financial requirements. ये मैंने पहले क्लास में भी जिक्र किया था कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने इन्वेस्टर से कहें कि आप तमाम पैसे हमें एक बार ही भिजवाएं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप शेयर इशू करें और फिर उसके उसकी जो प्राइस है, उसके जो आपको फ़ंड्स मिलने हैं वो आप मुख्तलिफ़ फेजेज़ में उनसे लें। इनको हम कॉल्स कहते हैं। सो सपोज़ आप पहला कॉल करते हैं कि जनाब अपने शेयर पे 5 रुपया जमा करवाएं, तो इसको फ़र्स्ट कॉल कहते हैं। फिर इसके बाद कुछ महीने बाद या साल बाद सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल। तो इस तरह मुख्तलिफ़ अक़सात में आप अपने पैसे इन्वेस्टर से ले सकते हैं। The first installment is collected along with the application and is thus known as application money. देखिए, जब भी शेयर्स आप इशू करते हैं तो जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो चाहते हैं कि आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, प्रोसेस क्या है, वो आपकी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस लेंगे, उससे एप्लीकेशन फॉर्म लेके आपके कंपनी में जमा करवाएंगे शेयर्स के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि जितने लोगों ने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जमा किए हों उन तमाम को हम शेयर्स दें। ये शेयर्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जो लोग एप्लीकेशन जमा करते हैं सबसे पहले फ़ेज़ पे आपको उसकी मनी रिसीव होती है, क्योंकि जब एप्लीकेशन जमा होती है तो उसके पास एप्लीकेशन फ़ीस भी वो लोग जमा करते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी आप इशूएंस ऑफ शेयर की बात करते हैं तो आपने एप्लीकेशन फ़ी की एंट्री करनी है। वो अभी आके जाके मैं आपको सिखाता हूँ कि एप्लीकेशन फ़ी जब रिसीव होती है कंपनी को तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, उनको शेयर्स ना मिले। तो जो एप्लीकेशन आप रिजेक्ट करते हैं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के कानून के तहत 8 दिनों के अंदर अंदर आपने उनके पैसे वापस करने हैं। तो उसको हम फिर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन कहते हैं। और जब आप पैसे वापस करते हैं तो अकाउंटिंग में भी आपने उसकी एंट्री भी करनी होती है। फिर दूसरी एंट्री कब आती है? सो द सेकंड ऑन अलॉटमेंट टर्म्ड एज अलॉटमेंट मनी एंड द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट आर टर्म्ड एज फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड सो ऑन। देखिए जी, जब आप शेयर इशू करते हैं तो सबसे पहले आपको पैसे वसूल होंगे, उसका हम एप्लीकेशन फ़ी बोलेंगे। दूसरा, जब आप जिन एप्लीकेशन को आप एक्सेप्ट करते हैं तो उनको आप अलॉटमेंट लेटर इशू करते हैं। उनको आप इन्फॉर्म करते हैं कि जनाब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, आपको हम इतने शेयर्स इशू करेंगे, आप अलॉटमेंट फ़ी जमा करवाएं। तो वो शेयर्स के हुसूल के लिए अपनी पहली फ़ीस वो लोग जमा करवाएंगे। तो अगर इसके बाद भी कुछ पैसे रहते हैं या आपने कुछ पैसे मांगे हैं और बाकी पैसे आपने नहीं मांगे, तो जो बकाया मानदा पैसे हैं ये फिर आप कॉल्स के ज़रिए उनसे रिसीव करते हैं। तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन फ़ी जमा करेंगे, फिर अलॉटमेंट की फ़ी, जो अलॉटमेंट के लिए आप जितने पैसे मांगते हैं वो जमा करेंगे, और फिर उसके बाद आप फर्स्ट कॉल देंगे, फिर सेकंड कॉल, फिर थर्ड कॉल। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने कॉल्स में उनसे पैसे रिसीव करते हैं। सो कंपनी हैज़ द राइट टू कॉल ऑल द मनी राइट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। और एक कंपनी ये भी कर सकती है कि जिस वक्त वो एप्लीकेशन जमा करवा रहे हो, एप्लीकेशन फ़ी के बाद जैसे ही वो अलॉटमेंट के लिए इन्वेस्टर से कहें तो उस वक्त वो कंपनी उनसे कह सकती है कि आप शेयर की जितनी कीमत है वो तमाम पैसे अलॉटमेंट के वक्त ही जमा करवाएं। तो ये भी पॉसिबल है, या फिर वो कॉल्स के थ्रू भी उनसे पैसे ले सकते हैं। अब एक शेयर इशू कैसे होता है, ये मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं शेयर्स की इशूज़ में। तो नॉर्मली ये 3 स्टेप्स से गुजरता है ये प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप है इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। आप ज़ाहिर है पहले स्टेप में अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं ताकि लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे, लोग आपकी कंपनी के बारे में पढ़ें, लोग आपकी कंपनी के बारे में मालूमात जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठा करें। फिर दूसरे स्टेप में आपका क्या होता है, जब लोग प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको जमा करवाते हैं। तो दूसरे स्टेप में आपको जनाब एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं
उसकी फ़ी भी ज़ाहिर है आपको आती है, और वो फ़ी आपने अकाउंटिंग में उसकी एंट्री भी करनी है। द कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। ये इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जब आप प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं तो आप पे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है कि आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट जो है, ये मिनिमम आपने 120 दिन में पूरी करनी है। मतलब कि 120 दिन के अगर पूरे हो जाएं और तब भी आपको मिनिमम सब्सक्राइब कैपिटल के लिए एप्लीकेशन मौसूल ना हुए हों, तो आपका प्रोसेस उस वक्त रुक जाता है। If the company fails to receive the same within the said period, the company cannot proceed for the allotment of shares, and application money should be returned within 130 days of the date of issue of prospectus. अब ये इसमें बड़ी अहम बात आ गई कि अगर आपको 120 दिन गुजर गए हैं और आपने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं की, तो फिर क्या होता है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिली है वो पूरी नहीं हुई, तो फिर आपने 130 डेज़ के अंदर अंदर आपने उसको जो आपके एप्लीकेशन फ़ीस है उसको आपने दोबारा प्रोसेस करना है। और अगर आपकी कुछ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए हैं तो आपने उनको भी एंटरटेन करना है, जो एक्सेप्ट हो गए हैं उनको भी एंटरटेन करना है। लेकिन अगर आपके 120 दिन के अंदर अंदर आपकी सब्सक्रिप्शन पूरी नहीं होती तो आप इशुएंस ऑफ शेयर की ये प्रोसेस आगे नहीं चला सकते, फिर ये रुक जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि अब द कंपनी फेल्स टू रिसीव द सेम विद इन द सेड पीरियड, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड द एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न। जो एप्लीकेशन, जैसे मैंने पहले कहा, कभी कभार आपको एप्लीकेशन फ़ी वापस करनी भी होगी, तो उसकी दो वजूहत अभी हमारे सामने आ गई। पहली वजह, जब आपके पास शेयर्स कम हो और एप्लीकेशन ज़्यादा आए हों तो कुछ एप्लीकेशंस आपको रिजेक्ट करने होते हैं। दूसरी वजह, आपको मिनिमम सब्सक्राइब्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो आप प्रोसेस आगे नहीं चला सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन आपके पास आए हैं उनको भी आपने वापस करना है, और उनकी जो मनी आपने रिसीव की है वो भी आपने रिफ़ंड करनी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मिनिमम सब्सक्राइब कैपिटल की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो फिर तीसरा स्टेप क्या है, आपने शेयर्स अलॉट करने हैं। सो इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज़ बीन रिसीव्ड, द कंपनी में प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अप टू फुलफिलिंग सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब शेयर अलॉटमेंट जब आप करते हैं तो उसमें आपने कुछ लीगल बातों का ख्याल रखना होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू करना है शेयर्स होल्डर को, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। अगर किसी इन्वेस्टर को आप शेयर अलॉट नहीं करते किसी वजूहात के बिना पे, तब भी आप लीगली बाउंड है कि आप उसको लेटर ऑफ रिग्रेट इशू करें और उनसे कहें कि जनाब आपको हम शेयर्स इशू नहीं कर सकते। अगर ये दोनों लेटर्स आप इशू नहीं करते हैं तो आपको बाद में लीगल कम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं। और जब आप अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स करते हैं तो उस वक्त आप पोटेंशियल इन्वेस्टर से जो कैश होता है या फिर जो मनी है शेयर प्राइस की, वो आप उनसे मांग सकते हैं, वो लोग जमा करेंगे। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें और भी हैं जो ज़रूरी है कि हम समझें। शेयर प्राइस क्या चीज़ है, तो ये शेयर के ऊपर जो कीमत लिखी होती है, जो शेयर सर्टिफिकेट है उसके ऊपर एक फ़ेस वैल्यू लिखी होती है। ये नॉर्मली 10 रुपीज़ होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसको जो वैल्यू इसके ऊपर लिखी होती है उसको हम फ़ेस वैल्यू कहते हैं। अब एट पार का क्या मतलब है, तो अगर आपका शेयर जो फेस वैल्यू है उसी पे आपका शेयर बिक रहा है तो हम इसको कहते हैं कि शेयर इज़ ट्रेडिंग एट पार। एट प्रीमियम का क्या मकसद है कि अगर आपके शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है लेकिन अगर वो मार्केट में 25-30 रुपये पे बिक रहा है तो हम कहते हैं कि द शेयर इज़ ट्रेडिंग एट प्रीमियम। आपकी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है लेकिन वो मार्केट में 5 या 4 रुपये पे बिक रहा है तो हम इसको कहते हैं द शेयर इज़ ट्रेडिंग एट डिस्काउंट। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर आपका शेयर प्रीमियम पे हो रहा है, डिस्काउंट पे हो रहा है या फिर प्रीमियम पे हो रहा है तो उसके लिए आपने अकाउंटिंग एंट्रीज़ में इसका ख्याल रखना होता है। जब भी आप इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज़ करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टिप्स दे रहा हूँ, उन टिप्स को आपने याद रखना है, या आपको एंट्रीज़ में मदद करेंगे। सबसे पहले जो है वो है कि इट इज़ कस्टमरी टू आस्क फॉर सम अमाउंट कॉल्ड अलॉटमेंट मनी फ्रॉम द अलॉटीज़ ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू देम एज सून एज द अलॉटमेंट इज़ मेड। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, जैसे आप अलॉटमेंट करते हैं तो उस वक्त आप शेयर होल्डर से अलॉटमेंट फ़ी या फिर कुछ ख़ास अमाउंट मांग सकते हैं जो वो लोग जमा करेंगे, और इसको हम अलॉटमेंट मनी कहेंगे। जब हम इसकी अकाउंटिंग में एंट्री करेंगे तो हम अलॉटमेंट मनी के नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए अकाउंट हम अलॉटमेंट मनी के नाम से क्रिएट करेंगे। With the acceptance of the offer made by the applicant, the amount of application money received has to be transferred to share capital account as it has formally become part of the same.
देखिए जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन फ़ी जमा की है उनको आपने लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर दिया है, तो अगर वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी हम शेयर ख़रीदना चाहते हैं, तो जो उन्होंने एप्लीकेशन फ़ी आपको जमा करवाई थी वो आप रिकॉर्ड करेंगे एप्लीकेशन फ़ी अकाउंट में। लेकिन जैसे ही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जी हम शेयर ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर आपने इस में एक एडजस्टिंग एंट्री करनी होगी और आपने जो एप्लीकेशन फ़ी है उसको ट्रांसफ़र करना होगा शेयर कैपिटल में। क्योंकि पहले तो ये एप्लीकेशन फ़ी थी, लेकिन अब चूँकि वो लोग बाकायदा शेयर होल्डर बन रहे हैं, तो शेयर फ़ी एप्लीकेशन फ़ी की ये हैसियत ख़त्म हो जाएगी और ये शेयर कैपिटल या फिर ओनर इक्विटी, दोनों एक ही चीज़ें, इसमें से आपको जो मर्ज़ी लिखते हैं उसमें ये ट्रांसफ़र कर देंगे। तीसरा याद रखिएगा कि द मनी रिसीव्ड ऑन रिजेक्टेड एप्लीकेशन शुड आइदर बी फुली रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय द SEBI। पहले मैंने जिक्र कर दिया कि जो एप्लीकेशन आप रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी मनी आपने वापस रिफ़ंड करनी है, और जो एंट्री आपने की थी एप्लीकेशन फ़ी रिसीव करते वक्त उस एंट्री को आपने रिवर्स करना है ताकि आपके अकाउंटिंग बैलेंस हो जाए। In case lesser number of share have to be allotted, then those applied for the excess application money must be adjusted toward the amount due on allotment from the allottees. आखिरी जो टिप है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ द लेटर टू स्टेप इज़ to close the share application account which is the only temporary account for share capital transaction। अब इसको हम डिटेल से थोड़ा पढ़ते हैं कि एंट्रीज हम कैसे करते हैं। तो जो पहला है दैट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इशू ऑफ शेयर्स में पहले जब हम एक एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होगी। जब आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो आपने जर्नल में एंट्री कैसे करनी है। ज़ाहिर है आपको कैश रिसीव हुआ है तो आप कैश डेबिट करेंगे और शेयर एप्लीकेशन फ़ी, ये रेवेन्यू है जिसको हम शेयर एप्लीकेशन फ़ी कहते हैं, इसको हम क्रेडिट करेंगे। कुछ अकाउंटिंग बुक्स कैश नहीं लिखते, वो बैंक अकाउंट लिखते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप बैंक अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं या फिर आप कैश अकाउंट डेबिट कर सकते हैं। और नीचे आपने इसके एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ रेस्ट 10 पर शेयर, या जितने शेयर्स हैं आपने उन शेयर का जिक्र करना है और जिस कीमत पे आपने बिके हैं वो कीमत आपने लिखना है। जब एप्लीकेशन फ़ी रिसीव होती है उसके बाद दूसरा स्टेप है अलॉटमेंट का। तो जब आप अलॉटमेंट करते हैं शेयर का, जो एप्लीकेशन आप एक्सेप्ट करते हैं उनको आप शेयर्स अलॉट करेंगे, उनको आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट भिजवाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप एक ख़ास अमाउंट जमा करवाएं। तो जब वो लोग मनी जमा करवाते हैं तो उसको हम फिर कैसे उसकी एंट्री कैसी होती है। जो शेयर एप्लीकेशन फ़ी आपको मिली थी, मैंने आपसे पहले कहा कि फिर आपने उस फ़ी को कन्वर्ट करना है, क्योंकि अब वो लोग बाकायदा आपके शेयर होल्डर हो गए हैं, तो अलॉटमेंट के दौरान ये फ़ी आपने कन्वर्ट करनी है शेयर कैपिटल में। तो जो ऊपर आपने शेयर एप्लीकेशन फ़ी क्रेडिट की थी वो यहाँ पे आप डेबिट कर देंगे, तो ये डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल को आप ओनर इक्विटी भी कह सकते हैं। जो एप्लीकेशन आपने रिजेक्ट किए हैं, जिनको आपने पैसे वापस करने हैं, तो आप जो पहली एंट्री है उसका रिवर्स करें। रिवर्स मतलब उसकी उलट करें। तो वहाँ पे हमने कैश डेबिट किया था, यहाँ पे कैश क्रेडिट कर देंगे और शेयर एप्लीकेशन फ़ी वापस डेबिट कर देंगे। अब जो आप अलॉटमेंट कर रहे हैं शेयर का, उस वक्त जो आपको अमाउंट मिलेगा उसको हम कहते हैं अलॉटमेंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू का मतलब कि ये अमाउंट उन्होंने पे करना होगा, क्योंकि अभी आप उनको शेयर अलॉट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो लोग अब आपको पेमेंट करेंगे। तो आपने इसकी एंट्री कैसे करनी है, क्योंकि ये पेमेंट उसी वक्त नहीं होती, ये पेमेंट कुछ दिनों बाद होती है। तो जैसे ही आपकी ट्रांजेक्शन होती है आपने उस वक्त एंट्री करनी है। उसको हम कैसे लिखते हैं कि शेयर अलॉटमेंट आप डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल को आप क्रेडिट करेंगे। फिर जब इसके दिन पूरे होते हैं और शेयर होल्डर आपको पेमेंट कर देते हैं तो फिर आपने बैंक अकाउंट या कैश डेबिट कर देना है और शेयर अलॉटमेंट आपने क्रेडिट कर देना है। तो इन दो एंट्रीज़ को आप देखें, पहले शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ है, दूसरे में शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपका फाइनली जो एंट्री रह जाती है वो क्या है कि आपका कैश डेबिट हो जाएगा और शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप याद रखें, जब भी आपको क्वेश्चन आए कि शेयर जो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट है उसको आप कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो आपने उसके लिए दो एंट्रीज़ करनी होती है। सबसे पहले, चूँकि आप अपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिए हैं, वो लोग अभी आपको पैसे पे करेंगे लेकिन उन्होंने पे नहीं किए, तो आपने पहली एंट्री करनी है कि शेयर अलॉटमेंट आपने डेबिट करना है और शेयर कैपिटल या ओनर इक्विटी आपने क्रेडिट करनी है।
और दूसरी एंट्री आपने तब करनी है जब ये लोग हकीकत में आपको पैसे पे कर दे। तो जब पैसे पे हो जाते हैं तो बैंक अकाउंट या कैश डेबिट होगा और शेयर कैपिटल या शेयर अलॉटमेंट जो ऊपर आपने डेबिट किया था वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि अलॉटमेंट के बाद जो बकाया पैसे रहते हैं वो आप कॉल्स के थ्रू उनसे ले सकते हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। तो लेट अस सपोज़ कंपनी ने पहले कॉल की कि आप 5 रुपये या 10 रुपया पर शेयर जमा करवाएं, तो उसके लिए भी हम 2 एंट्रीज़ करेंगे, क्योंकि जब आप कॉल करते हैं तो उस वक्त आप एक एंट्री करेंगे और फिर जब उस कॉल के रिस्पांस पे इन्वेस्टर आपको पैसे जमा करवाते हैं तो उस वक्त भी आपने एक एंट्री करनी होगी। उसकी एंट्री कैसे करते हैं? तो जैसी कॉल होगी सपोज फर्स्ट कॉल, तो उस पर हम शेयर कॉल डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल या फिर ओनर इक्विटी क्रेडिट कर देंगे। ओनर इक्विटी हम क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि जैसे ही आप कॉल करते हैं कि जनाब 5 रुपये भिजवाएँ, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी ओनर इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है। जो लोग वो जमा करवाएंगे वो कौन है? वो शेयर होल्डर्स हैं ना। तो जब वो पैसे जमा करवाएंगे तो इसका मतलब है कि बैंक में पैसे आएंगे और ओनर इक्विटी इंक्रीज़ होगी। तो हम जो पिछले सेमेस्टर में जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी उसमें हम कैसे एंट्री करते थे? जब ओनर पैसे जमा करवाते थे तो हम कैश डेबिट करते थे और ओनर इक्विटी क्रेडिट करते थे। तो यहाँ पे ये देखिए ये वही एंट्री है, लेकिन यहाँ पे हम ओनर इक्विटी को शेयर कैपिटल कह रहे हैं। तो शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया है, लेकिन चूँकि अभी उन्होंने पैसे जमा नहीं करवाए इसलिए हम शेयर कॉल डेबिट कर रहे हैं। जब वो पैसे जमा करवाएंगे तो फिर हम शेयर कॉल की जगह कैश लिख देंगे। जैसे आप नीचे लिख सकते हैं कैश डेबिट हो गया है, क्योंकि अभी लोगों ने कॉल के रिस्पांस में पैसे जमा करवा दिए। तो कैश या बैंक अकाउंट आप डेबिट कर दें और जो ऊपर आपने शेयर कॉल को डेबिट किया था उसको आप वापस क्रेडिट कर दें ताकि ये अकाउंट ख़त्म हो जाए। अब फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन फ़ी, वो पैसे जो आपको एप्लीकेशन फ़ीसेस के अकाउंट में ज़्यादा पैसे मिले हैं उसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो शेयर एप्लीकेशन को डेबिट करें और शेयर अलॉटमेंट जो है उसको क्रेडिट करें। फॉर रिसीट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अगर आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है तो इसमें आपने क्या करना है? ये ऊपर भी मैंने डिस्कस किया, बैंक अकाउंट या कैश आपने डेबिट करना है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने क्रेडिट करना है। नोट द जनरल एंट्रीज रिफंड फॉर रिजेक्टेड इम्प्लीकेशन एंड एडजस्टेड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैन आल्सो बी कंबाइंड एज फॉलो। ये ऊपर जो तो मैंने 2 एंट्रीज़ की हैं, इन दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हैं। मतलब आप 2 एंट्रीज़ ना करें, बेशक आप एक एंट्री करें तो आपकी एक कंपाउंड एंट्री बन जाएंगी। उसमें हम क्या करेंगे? शेयर एप्लीकेशन आप डेबिट कर दें और शेयर अलॉटमेंट और बैंक या फिर कैश को आप क्रेडिट कर दें। तो इन 2 एंट्रीज़ की जगह आप एक एंट्रीज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, ये एक अहम टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश करें। प्रो राटा बेसिस क्या है? A company may receive application for shares more than the number of shares it has offered to public. अब एक कंपनी ने कि 1000 शेयर्स हैं और उन्होंने जनरल पब्लिक से कह दिया है कि जनाब हम 1000 शेयर बेचना चाहते हैं, आप एप्लीकेशन जमा करवाएं। अब हो सकता है 1000 शेयर के मद में आपको 3000 एप्लीकेशन मिले। अभी आप क्या करेंगे? तो 2 तरीके हैं, या तो आप 2000 एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे, 1000 एप्लीकेशन को आप शेयर्स देंगे, लेकिन इसमें पेचीदगियाँ आ सकती हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि आपने कौन से एप्लीकेशन रिजेक्ट करने हैं, कौन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने हैं। तो इसकी जगह हम प्रोराटा अलॉटमेंट की भी कर सकते हैं, प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है इसको ज़रा पढ़ते हैं। दिस इज़ नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जब आपकी एप्लीकेशन की तादाद से ज़्यादा आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है तो उसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स भी कह सकते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन कम रिसीव होते हैं तो फिर आप कहते हैं कि द कैपिटल इज़ अंडर सब्सक्राइब्ड। ये अगर ज़्यादा रिसीव होते हैं तो कैपिटल इज़ ओवर सब्सक्राइब्ड। Usually, the companies that are financially strong and have a good reputation in the market or have profitable future prospects receive oversubscription of shares. ये ओवर सब्सक्रिप्शन कब होती है जनाब? जब आपकी कंपनी स्ट्रांग होती है, इस कंपनी के गुडविल, इस कंपनी का इमेज अच्छा होता है, तो जैसे ही वो शेयर्स इशू करते हैं चांसेस होते हैं कि ज़्यादा लोग इसके लिए सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन जमा करें और इस केस में आपको ओवर सब्सक्रिप्शन का सामना करना पड़ेगा। इस केस में हम क्या करते हैं? 3 अल्टरनेटिव्स हैं। एक्सेप्ट सम एप्लीकेशंस इन फुल एंड रिजेक्ट द अदर। जैसे मैंने कहा कुछ एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें, बाकियों को रिजेक्ट करें, या फिर आप प्रो राटा अलॉटमेंट करें, या फिर आप कम्बिनेशन करें, कुछ एप्लीकेशन एक्सेप्ट करें, कुछ को रिजेक्ट करें और प्रो राटा अलॉटमेंट भी करें। मतलब दोनों मेथड्स को साथ लेके चलें। अब प्रोराटा अलॉटमेंट है क्या? सो फॉर एग्जांपल ए कंपनी कैन अलॉट 1 शेयर फॉर 2 एप्लीकेशंस फ्रॉम द सेम पर्सन। अभी फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 शेयर्स के लिए 3000 एप्लीकेशंस आए हैं।
और आप चाहते हैं कि आप प्रो राटा अलाटमेंट करें। तो प्रो राटा अलाटमेंट कैसे होगा, आप उन एप्लीकेशंस को देखते हैं कि कितने लोगों ने मल्टीपल एप्लीकेशंस जमा किए हैं। याद रखिए कि अगर आपने शेयर्स ख़रीदने हैं तो आप 1 शेयर के लिए एप्लीकेशन भी जमा कर सकते हैं 10 शेयर्स के लिए भी कर सकते हैं, 1000 शेयर्स के लिए भी आप एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। नॉर्मली आपको ये आज़ादी हासिल होती है, लेकिन अभी कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं जिसमें ये आया है कि जब कंपनीज न्यू शेयर्स इशू करते हैं तो वो एक मिनिमम अमाउंट बता देते हैं कि जनाब अगर आपने शेयर्स ख़रीदने हैं तो कम से कम इतने शेयर ज़रूर ख़रीदें, इससे अगर आप कम ख़रीदेंगे तो हम आपको अलॉट नहीं करेंगे। तो एक मिनिमम अमाउंट वो बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो कह देते हैं कि अगर आपने जनाब 50 शेयर ज़रूर ख़रीदने हैं तो आप एक एप्लीकेशन जमा कर देते हैं कि मुझे 50 शेयर्स चाहिए, फिर आप एक और भी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं 50 शेयर के लिए, आप एक और भी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं। तो सपोज़ आप 3-4 एप्लीकेशन जमा करवा देते हैं तो इस हिसाब से आपके टोटल एप्लीकेशन 4 हो गए, आप 200 शेयर्स के लिए आपने एप्लीकेशन जमा करवाए हैं। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होती है, शेयर्स कम है और एप्लीकेशन ज़्यादा है तो कंपनी प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी। फिर वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जनाब तमाम एप्लीकेशन देखें, जिन लोगों ने ज़्यादा एप्लीकेशन जमा करवाए हैं उनका पता करवाएं और उस हिसाब से फिर उनको शेयर्स दें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी कहती है कि 2 एप्लीकेशन पर शेयर के लिए आप अलॉटमेंट करें, तो फिर अगर किसी शख्स ने 1 एप्लीकेशन जमा किया होगा तो उसको शेयर्स इशू नहीं होंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर इस शख्स के 2 एप्लीकेशंस हैं तो 2 एप्लीकेशंस के बदले हम उसको 1 शेयर देंगे। तो अगर उसने 100 एप्लीकेशन फाइल किया है तो उसको हम 100 शेयर्स नहीं देंगे, बल्कि उसको हम जस्ट 50 शेयर्स देंगे। अगर आप 4 एप्लीकेशन के बदले 1 शेयर देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि जिस शख्स ने 100 एप्लीकेशन जमा किए हैं उसको आप 25 शेयर्स इशू कर देते हैं। तो ये इस किस्म के अलॉटमेंट को हम प्रो राटा अलॉटमेंट भी कह सकते हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक कंपनी का एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और वहाँ से सीखेंगे कि ये एंट्रीज़ प्रॉपरली कैसे होती हैं। स्लाइड्स को पढ़ें। अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।